हमारा देश भारत गुलामी की जंजीरों में लगभग 200 सालों तक बंधा रहा और फिर न जाने कितने शहीदों के बलिदान के बाद हमारे देश को आज़ादी का दिन देखने मिला। इस आज़ादी को दिलाने में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते या जैसे योगदान दिया, इस बारे में या तो हमें जानकारी नहीं होती और अगर है भी तो वह भी आधी अधूरी होती है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे गोपाल कृष्ण गोखले। आज हम इन्हीं के संबंध में आपसे जानकारी साझा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय। नाम गोपाल कृष्ण गोखले, जन्म 9 मई सन 1866, जन्म स्थान कोटलुक, जिला रत्नागिरी, भारत। मृत्यु 19 फरवरी सन 1915। पिता का नाम कृष्णा राव गोखले, माता का नाम वालबाई गोखले। भाई बहन अज्ञात। विवाह 2 विवाह। प्रथम विवाह सन 1880 में, द्वितीय विवाह सन 1887 में। संतान 2 बेटियां। शिक्षा दीक्षा सन 1884 में एल्फिंस्टोन कॉलेज से स्नातक। पेशा प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ। राष्ट्रीयता भारतीय संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी संस्थापक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। उल्लेखनीय कार्य। भारतीय शिक्षण प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले भारतीयों में से एक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक और राजनैतिक नेता भी थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि प्रमुख राजनैतिक पार्टी हुआ करती थी, गोपाल कृष्ण गोखले इस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले प्रारंभिक जीवन। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को जिला रत्नागिरी, तालुका गुहागर के कोथलुक नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में बॉम्बे के अंतर्गत आता है। गोखले का परिवार गरीब था, इसलिए उनके परिवार जन चाहते थे कि गोखले को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो ताकि वो ब्रिटिश राज में क्लर्क अथवा कोई छोटी मोटी नौकरी प्राप्त कर सकें। गोखले ने सन 1884 में एल्फिंस्टोन कॉलेज से स्नातक पूरा किया। गोपाल कृष्ण गोखले परिवार। गोपाल कृष्ण गोखले के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। गोखले का जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा राव गोखले और माता वालबाई गोखले थी। गोखले ने 2 बार शादी की थी। गोखले का प्रथम विवाह सन 1880 में सावित्रीबाई से हुआ। तब गोखले की उम्र ज्यादा नहीं थी। उनकी पहली पत्नी किसी असाध्य रोग, इनक्यूरेबल एलमेंट, से ग्रसित थी। इसके बाद सन 1887 में उनका द्वितीय विवाह हुआ। तब उनकी पहली पत्नी सावित्रीबाई जीवित थी। उनकी दूसरी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया और सन 1899 में उनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद गोखले ने विवाह नहीं किया और उनकी संतानों का पालन पोषण और देखभाल उनकी रिश्तेदारों ने ही की। उनकी एक बेटी का नाम काशी आनंदीबाई था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बाल गंगाधर तिलक से प्रतिद्वंद्विता। सन 1889 में गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। वे हमेशा आम जनता की परेशानियों के लिए कार्यरत रहे। उनके विचार हमेशा संतुलित होते थे, जिसमें समन्वय का गुण हमेशा व्याप्त रहा। कुछ समय बाद वे बाल गंगाधर तिलक के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। गोखले और तिलक दोनों में ही काफी समानताएं थी, जैसे दोनों ही चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे, दोनों ने ही से शिक्षा प्राप्त की, दोनों ही गणित के प्रोफेसर थे, दोनों ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। जब ये दोनों कांग्रेस में साथ आए तो दोनों का उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाने के साथ साथ आम भारतीय को मुश्किलों से उबारना भी था। उस दौरान बाल विवाह के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने जो कानून पास किया था,
उस बारे में गोखले और तिलक एक मत नहीं थे और यहीं से दोनों में प्रतिद्वंद्विता का प्रारंभ हुआ। सन 1905 में गोखले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए और अब कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी। जहां एक ओर तिलक ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी कार्यों के साथ खदेड़ना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर गोखले शांतिपूर्ण वार्ता और समन्वयवादी नेता थे। गोखले की मृत्यु के बाद ही सन 1916 में ये दोनों गुट एक हो सके और कांग्रेस फिर से और भी ही मजबूत पार्टी बन गई। बाल गंगाधर तिलक जीवन के बारे में जानने के लिए यहाँ पढ़ें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में गोखले जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो वे राजनैतिक ताकत के चरम पर थे और इसी समय उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे उनका मत था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए। गोखले के अनुसार जब भारतीय शिक्षित होंगे तो वे अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे और इसका निर्वाह भली भांति करेंगे। उनके अनुसार तत्कालीन शिक्षण प्रणाली और इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीयों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि भारतीयों का संपूर्ण विकास हो सके और वे राजनीतिक शिक्षा ग्रहण कर इस क्षेत्र में भी अपना पूर्ण योगदान देने में सक्षम हो, जिससे भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। इस सोसाइटी ने कई स्कूल, कॉलेज की स्थापना की। इनके द्वारा रात्रि में कक्षाएं लगाई जाती थी ताकि कार्यरत लोग भी सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। हालांकि ये सोसाइटी आज भी कार्यरत है, परंतु अब इसके सदस्यों की संख्या बहुत कम रह गई है। महात्मा गांधी और जिन्ना के परामर्शदाता अथवा गुरु महात्मा गांधी के शुरुआती वर्षों में गोखले उनके परामर्शदाता रहे। सन 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर गोखले ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उस समय गांधी नए बैरिस्टर बने थे और दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन के बाद भारत लौटे थे। तब उन्होंने भारत के बारे में और भारतीयों के विचारों के बारे में समझने के लिए गोखले का साथ चुना और उनके परामर्श के अनुसार कार्य भी किए। सन 1920 में गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लीडर बन गए। गांधी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में गोखले को अपना परामर्शदाता और मार्गदर्शक कहकर संबोधित किया है। गांधी के अनुसार गोखले उनके पसंदीदा लीडर थे और एक निपुण राजनीतिज्ञ भी। वे क्रिस्टल के समान शुद्ध, सभ्य, शेर के समान बहादुर और राजनैतिक क्षेत्र में सर्वोचित व्यक्ति थे। गोखले के प्रति इतनी श्रद्धा होने के बावजूद भी गांधी उनके वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के विचार से सहमत नहीं थे और इसीलिए उन्होंने गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी जीवनी को यहाँ पढ़ें। गोखले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के भी परामर्शदाता रहे और रोल मॉडल भी। जिन्ना को एक तरह से मुस्लिम गोखले भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौते के बाद सरोजिनी नायडू द्वारा जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का ब्रांड एम्बेसडर कहा गया। सरोजिनी नायडू जीवन परिचय को यहाँ पढ़ें। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर गोखले का प्रभाव। गोखले का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। चूंकि वे एक समन्वयवादी नेता थे, जिस कारण उनका ब्रिटिश इंपीरियल के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार था, जिसका प्रभाव भी पड़ा। परंतु सबसे गहरा प्रभाव पड़ा उनके शिक्षा के प्रति झुकाव के कारण। गोखले का मानना था कि जब भारतीय शिक्षित होंगे तो ही उनका विकास हो पाएगा और साथ ही साथ वे पश्चिमी शिक्षण प्रणाली से भी बहुत प्रभावित थे। हालांकि गांधी जी उनके इस पश्चिमी शिक्षण प्रणाली के विचार से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसे अस्वीकार किया था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात सन 1950 में यही प्रणाली अपनाई गई। इस प्रकार गोखले का हमारे शिक्षण संस्थानों और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था।
उनके व्यापक प्रभाव को हम निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों के नामकरण के आधार पर और अच्छी तरह से जान सकते हैं। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन पुणे, गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज इन कोलकाता, गोखले हॉल इन चेन्नई, गोखले सेंटिनरी कॉलेज इन अंकोला, गोपाल कृष्ण गोखले कॉलेज इन कोल्हापुर, गोखले रोड इन मुंबई, गोखले रोड इन पुणे, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स इन बंगलो, गोखले हॉस्टल ऑफ मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय इन भोपाल। इन सभी के अलावा गोखले एजुकेशनल सोसाइटी 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थान चला रही हैं, जो मुंबई, नासिक, कोंकण आदि स्थानों पर स्थित हैं। इन सबसे बढ़कर हम उनके कार्यों के लिए वर्ष 2015-2016 को गोखले की 150वीं जयंती के रूप में मना रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के प्रमुख 6 अर्थशास्त्र संबंधी विचार चूंकि गोखले विद्वान और शिक्षित थे, साथ ही साथ वे गणित के उत्तम प्रोफेसर भी थे। उनका रुझान देश की अर्थव्यवस्था की ओर भी रहा, इसलिए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और इसके विकास के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए अपने कुछ आइडिया दिए थे, जो निम्नानुसार हैं: इंडियन फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लैंड रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, ट्रेड। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। गोखले अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी राजनैतिक रूप से सक्रिय रहे, जिसमें उनकी विदेश यात्राएं और विदेशों में होने वाले आंदोलनों और सुधार कार्यक्रमों में योगदान भी शामिल हैं। इसके साथ साथ वे स्वयं के द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्यों में और शिक्षण प्रणाली के विकास और उत्थान हेतु भी कार्यरत रहे। उनकी मृत्यु 19 फरवरी सन 1915 को हुई। उस समय उनकी आयु मात्र 49 वर्ष थी। उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी आजीवन प्रतिद्वंदी रहे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, भारत का हीरा, महाराष्ट्र का आभूषण, श्रमिकों का राजकुमार, यहाँ इस स्थान पर पारलौकिक विश्राम ग्रहण कर रहा है। उनकी ओर देखिए और उनके जैसा आचरण करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार गोखले का संपूर्ण जीवन भारतीयों के विकास में लगा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।